What it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. नमस्कार दोस्तों, मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, जिसमें हमने ये देखा था कि यदि कोई समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 एंगल होगा और उसके अलावा दो न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, जिनको थीटा से मोस्टली रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, लंब, आधार और कर्ण, जिनके बारे में पता किया कि कौन सी भुजा कर्ण होती है, कौन सी लंब होगी और कौन सा आधार होगा। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वह कर्ण होती है। इसके अलावा लंब और आधार का पता थीटा द्वारा किया जाता है। थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी उसको लंब माना जाता है और तीसरी जो भुजा होती है, शेष भुजा, उसको आधार माना जाता है। इन समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किन्हीं भी दो भुजाओं का जो अनुपात है, रेशो है, उसे ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहा गया है। तो दो दो भुजाओं के जो अनुपात हैं, जिनको साइन, कोस और टेन कहा गया, जहां पर हमने ये देखा था कि जो साइन थीटा होता है वह लंब और कर्ण का अनुपात होता है, जबकि कोस थीटा आधार और कर्ण का अनुपात होता है और टेन थीटा लंब और आधार का अनुपात होता है। इसी प्रकार से यदि इन तीनों को रिवर्स कर दिया जाए, साइन का रिवर्स कोसेक थीटा बन जाएगा और कोस का रिवर्स सेक थीटा बन जाएगा और टेन का रिवर्स कोट थीटा बन जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हुए थे, जिनके बारे में हमने बात की थी। और इसके साथ में ये भी देखा गया था कि थीटा की इकाई क्या होती है, जिसमें डिग्री और रेडियन, इनमें से कौन सी इकाई एसआई होती है और डिग्री और रेडियन को एक दूसरे में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, वो भी हमने देखा था। और जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, जिनकी इकाइयां नहीं होती, जिनको यूनिटलेस कहा गया, क्योंकि एक प्रकार के अनुपात है, तो इनकी जो इकाइयां हैं भुजाओं की, तो इकाइयों से इकाइयां कैंसिल होने की वजह से वहां पर कोई भी इकाई नहीं रहती। तो दोस्तों, ये जो बात की थी हमने लास्ट वीडियो में की थी, आज हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं और उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यदि क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा हो, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, यानी कि ए का मान 90 डिग्री हो, तथा भुजा ए का मान 25 सेंटीमीटर व भुजा बी का मान 7 सेंटीमीटर हो, तो tan बी की वैल्यू क्या होगी। और यदि इनके ऑप्शन दे रखे हो 7/25, 7/24, 24/7, 24/25, इस प्रकार से अगर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पता करना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया गया है, जिसमें ए क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, जहां पर भुजा ए का मान 25 सेंटीमीटर है तथा दूसरी भुजा बी का मान 7 सेंटीमीटर है। यदि इसका डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए, मान लेते हैं दोस्तों ये समकोण त्रिभुज है, जिसमें समकोण कहां पर है दोस्तों, यहां दे रखा है कोण ए की वैल्यू 90 डिग्री है, तो इसको ए मान लेते हैं। बाकी दो शीट्स हैं, आप उनको कुछ भी मान सकते हो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। यहां पर भुजा ए का मान 25 सेंटीमीटर है। दोस्तों, इसमें से कौन सी भुजा ए होगी, ए भुजा किसको माने, मानने में तो इन भुजाओं को कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, बट यहां पर जो ए दे रखा है वो क्या होगा दोस्तों, कैपिटल ए, जो कि एंगल है, इसके सामने की जो भुजा होती है वह होती है स्मॉल ए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कैपिटल ए के सामने की जो भुजा होगी ये होगी यहाँ पर ए, और इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से भुजा बी, बी भुजा कौन सी होगी, जो बी के सामने की भुजा होगी, तो यहाँ पर स्मॉल बी की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। दोस्तों, यहाँ पर पूछा tan बी का मान, तो यहाँ पर tan बी का मान पूछा, इसका मतलब बी क्या है, यहाँ पर थीटा मान सकते हो आप। जहां पर न्यून कोण की बात कर रहे हैं, किस न्यून कोण की बात कर रहे हैं, वो दे रखा आपको बी, यानी कि जिसको आप थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो।
तो यहाँ पर 90 के सामने वाली जो भुजा है वह हमेशा कर्ण होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भुजा तो कर्ण हो जाएगी, और थीटा के सामने की जो भुजा है यह क्या हो जाएगी दोस्तों, लंब हो जाएगी, और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों, आधार हो जाएगी, और भुजा ए कर्ण हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा है आपको tan b की वैल्यू क्या होगी। tan किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, आपको पता होगा, लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, इन दो भुजाओं का अनुपात होता है, ठीक है। इन दोनों भुजाओं में कोई भी कर्ण नहीं है, कर्ण बिल्कुल भी नहीं आएगा, और यहाँ पर कर्ण कितना है दोस्तों, 25 है। तो जिन ऑप्शन में 25 आपको मिल रहा है वह ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, आपके दो ऑप्शन तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। आप ऑप्शन से भी इनको कर सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट आप क्या करो, यहाँ पर P मतलब परपेंडिकुलर जो लंब होगा, लंब क्या है दोस्तों, यहाँ पर 7 है, और B यानी कि बेस, बेस कौन सा है दोस्तों, आधार। यहाँ पर अब ये आधार की वैल्यू नहीं दी गई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर केवल दो भुजाएं दी गई है, कर्ण और लंब, आधार नहीं दिया गया। यदि किसी समकोण त्रिभुज में दो ही भुजाएं दी गई हैं तो आप तीसरी भुजा फाइंड कर सकते हो, किसकी मदद से दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करते हैं, कर्ण की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 25 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना दे रखा है, 7 का स्क्वायर प्लस आधार जिसको आप बेस माने हो, बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर करोगे 625, 7 का स्क्वायर 49 प्लस b स्क्वायर, इस प्रकार से सोल्व करोगे तो अगर आप देखोगे b स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, 49 को अगर आप इंटरचेंज करते हो, इधर ले जाते हो, पक्षांतरण करते हो, तो 625 माइनस 49 बराबर कितना होता है, 576, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये 576 जो वैल्यू है वो b स्क्वायर की वैल्यू है, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, स्क्वायर रूट कर देते हैं, 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों, 24। तो यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है 24 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो किस प्रकार से करना है, यहाँ पर आप डायरेक्ट पाइथागोरस जो ट्रिपलेट बनते हैं, ट्रिक बनते हैं, उनको याद रखोगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है दोस्तों, 7 का 7, 24 एंड 25, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, 25 कर्ण होगा, सबसे बड़ी भुजा होगी, बाकी जो दोनों भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, 7 और 25। तो यहाँ पर एक भुजा जो लंब है 7 है, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 24 हो जाएगी, 24 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन बात यह है कि इसको याद कैसे रखें, कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ 7 क्यों आया, 5 आ सकता था, 6 आ सकता था। तो इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट किस प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके सामने आ चुका है, परपेंडिकुलर कितना है, 7 है, और जो बेस है, आधार है, वो कितना आ चुका है दोस्तों, 24। तो आपका आंसर हो जाएगा 7/24। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में कि समकोण त्रिभुज में कैसे पता करेंगे कि भुजाएं जो है वो 7, 24, 25 होंगी, या फिर इनके अलावा और कुछ भी हो सकती है क्या, या हो सकती है तो कौन कौन सी होंगी, और उनको किस प्रकार से याद रखा जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में। जिसको पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं, ठीक है। ट्रिक मतलब 3, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं समकोण त्रिभुज की, और उन भुजाओं का अनुपात क्या होगा। यदि आपको किसी भी समकोण त्रिभुज की एक भुजा पता चल जाए, एक भुजा दे रखी हो, तो बाकी की दो भुजाएं किस अनुपात में होंगी वही बताता है आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट। इनके बारे में आप डायरेक्ट पता कर सकते हो भुजाओं के बारे में। तो किस प्रकार से पता करेंगे, यदि कोई भी संख्या दे रखी है आपको, जैसे 3 दे रखी है, 3 यहाँ पर कौन सी संख्या है दोस्तों, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर के लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला काम तो क्या करना है कि सबसे पहले तो स्क्वायर करो, यानी कि वर्ग करो, ठीक है। सेकंड काम क्या करना है दोस्तों, उसका हाफ कर दो, यानी कि आधा कर दो। केवल 2 काम करने हैं किसी भी ट्रिपलेट को बनाने के लिए। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं 3, पहली संख्या है 3, तो बाकी की कौन कौन सी संख्याएं होंगी, तो पहला काम क्या करना है, 3 का स्क्वायर करो। 3 का अगर स्क्वायर करते हो दोस्तों तो क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा।
और 9 को अगर आप हाफ करते हो यानी कि आधा करते हो, 2 से डिवाइड करते हो, तो कौन सी वैल्यू मिलेगी दोस्तों? 4.5। ठीक है, 4.5 जो वैल्यू है वो किन दो संख्याओं के बीच में है? तो ये 4 और 5 के मध्य की संख्या है। ठीक है, तो बाकी की जो भुजाएं होंगी क्या होंगी दोस्तों? 4 और 5 हो जाएंगे। यदि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा 3 दे रही है तो बाकी भुजाएं क्या हो जाएंगी दोस्तों? 4 और 5 हो जाएंगी। अगर इनमें पूछा जाए बताओ कर्ण कौन सी भुजा होगी? जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कौन सी होगी दोस्तों? कर्ण होगी। बाकी दोनों भुजाएं जो है वो लंब और आधार कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हो 3, 4, 5 जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, जिसको क्या बोला जाता है? पाइथागोरस ट्रिक बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे ट्रिक होते हैं, आप बना सकते हो। जैसे एक और विषम संख्या लेते हैं, 3 के बाद विषम संख्या लेते हैं 5। अब देखिए 5 के बाद में जो दो संख्याएं होंगी यानी कि दो भुजाएं होंगी समकोण त्रिभुज की, वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे? सबसे पहला काम क्या करना है? 5 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। ठीक है, और दूसरा काम क्या करना है? उसका आधा कर देना। तो 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25, 25 का आधा करोगे तो 12.5 होगा। 12.5 किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है? 12 और 13 के बीच में। ठीक है, इनमें कर्ण कौन सी भुजा हो जाएगी? 13 हो जाएगी। इसी प्रकार से देखते हैं दोस्तों 7, विषम संख्या कौन सी लेते हैं? 7। तो यहां पर जो ट्रिपलेट बनेगा, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 49 का अगर आप हाफ करते हो तो वैल्यू मिलेगी 24.5 यानी 24.5। ठीक है, 24.5 जो है किन दो संख्याओं के बीच की वैल्यू है? 24 और 25 के बीच में। ठीक है, तो अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया था लास्ट क्वेश्चन, उसमें दो भुजाएं दे रखी थी 7 और 25। तो आप तीसरी भुजा बता सकते हो कौन सी होगी दोस्तों? 24 होगी, क्योंकि जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो हमेशा फिक्स रहते हैं भुजाओं के रेशो के रूप में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप देखोगे विषम संख्या 9, तो 9 अगर कोई समकोण त्रिभुज की भुजा है तो बाकी भुजाओं का पता किस प्रकार से लगाएंगे? तो सबसे पहला काम क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 81 होता है। 81 का आधा 40.5। 40.5 किन दो संख्याओं के बीच में है? 40 और 41 के बीच में। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे विषम संख्या लेते हैं 11, तो 11 अगर है तो बाकी दोनों भुजाएं कौन सी होंगी दोस्तों? सबसे पहले क्या करेंगे? 11 का स्क्वायर 121, उसका आधा करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों? 60.5। 60.5 किन दो संख्याओं के बीच की वैल्यू है? 60 और 61 के बीच में। ठीक है, तो यहां पर अगर विषम संख्याएं दे रखी हो तो आपको क्या करना है? पहले वर्ग करना है, उसके बाद में उसका आधा कर देना है। ठीक है, यही काम करना है बस यहां पर। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो दो भुजाएं होंगी 4, 5, 12, 13, 24, 25, 40, 41, 60, 61, इसका मतलब क्या है? इनमें से दो जो भुजाएं होंगी वो हमेशा क्रमागत होंगी। ठीक है, ये सभी की सभी जो प्राकृत संख्या है उनमें दो भुजाएं क्या होंगी? क्रमागत होंगी। सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर कर्ण हो जाएगी, बाकी दोनों भुजाओं में कोई भी भुजा लंब हो सकती है या फिर आधार हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात की थी विषम संख्याओं के बारे में। अगर कोई संख्या सम दे दी जाए, यहाँ पर कोई एक भुजा आपको सम दे दी जाए, इवन नंबर दे दिया जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों? इसका रिवर्स कर देना है। तो सबसे पहले तो क्या करना है? इसका हाफ करेंगे, आधा। पहला काम करना है दोस्तों, आधा करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? इसका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर पहली भुजा 4 है, ठीक है, तो 4 है तो बाकी की भुजाएं क्या होंगी? तो पहला काम क्या करेंगे? इसका आधा कर दो। 4 का अगर आधा करोगे तो 2 मिलेगा, और 2 का क्या करना है? फिर स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर वापिस से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 किन दो संख्याओं के बीच में है? तो 4 यहाँ पर 3 और 5 के बीच में है। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं लेनी है, पॉइंटों संख्याएं बिल्कुल भी नहीं लेनी। जो 4 मिलेगा वो किसके बीच में है? 3 और 5 के बीच में। तो देखिए ये भी अनुपात बन चुका है। यहाँ पर कर्ण क्या है? 5 होगा। बाकी दोनों भुजाएं क्या होंगी? 4 और 3। किसी प्रकार से बोल सकते हो, 3, 4 बोल सकते हो या 4, 3 बोल सकते हो। और आप देखोगे ये दोनों वैल्यू क्या मिलेंगी दोस्तों? सेम मिलेंगे। यहाँ पर 3, 4, 5, 4, 3, 5 एक ही बात होती है, क्योंकि इसमें भी कर्ण 5 होगा, इसमें भी कर्ण 5 होगा। बाकी लंब और आधार के बारे में पता ही नहीं कर सकते, तो इनमें कोई भी लंब हो सकता है, कोई भी आधार हो सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजा सम यानी कि 6 हुई तो बाकी भुजाएं किस प्रकार से पता करेंगे? तो सबसे पहला काम क्या करना है? 6 का आधा कर दो। 6 का आधा करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास में 3।
3 का फिर क्या करना है, स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 9 किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है, तो 9 किन दो संख्याओं के बीच की संख्या 8 और 10 के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अनुपात बन चुका है 6, 8 और 10। और नहीं तो दोस्तों आप खुद देख सकते हो इस चीज को कि यहाँ पर जो अनुपात है 3, 4, 5, यदि इसको सभी अनुपातों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, आपको वही अनुपात प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अनुपात हमेशा सेम रहते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी समकोण त्रिभुज में। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। यदि कोई सम संख्या 8 दे दी जाए तो बाकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 8 का आधा करना है। 8 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 16। और 16 किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है, 15 और 17 के बीच में। तो यहाँ पर बाकी भुजाएं आ गई 8, 15, 17। ठीक है, तो ये जो भुजाएं हैं वो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेंगे। इन दोनों का स्क्वायर इस अकेले के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आप देखोगे नेक्स्ट एग्जांपल, यदि कोई संख्या 10 है तो बाकी की संख्याएं कौन सी होंगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसका आधा करना है। ठीक है, 10 का आधा करोगे तो कितना मिलेगा, 5। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। 25 किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है, तो आपको पता चलेगा 24 और 26 के बीच की संख्या है। और ये जो अनुपात आया है आप दोस्तों इधर देख सकते हो, 5, 12, 13 जो अनुपात है, यदि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26, वही वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप पाइथागोरस जो ट्रिक है उनको रटना नहीं है, बिल्कुल उनको समझना है आप कि किस प्रकार से पाइथागोरस ट्रिपलेट बनते हैं और इनका यूज किस प्रकार से एग्जाम में डायरेक्ट होता है। जिस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो भुजा है आधार, उसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग किया था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो उसमें टाइम लगा था और एग्जाम में टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, तो इसलिए आप इन चीजों को डायरेक्ट याद रखोगे। और याद रखने का जो तरीका मैंने आपको बता दिया है कि यदि कोई विषम संख्या है, पहली विषम संख्या है तो क्या करोगे, पहले वर्ग करोगे उसके बाद में उसका आधा करोगे। और यदि कोई सम संख्या है तो पहले उसका आधा करोगे उसके बाद में उसका वर्ग करोगे। फिर देख लोगे कि जो संख्या है वो किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है, वही आपकी शेष भुजाएं होंगी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको सोल्व करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, जो चीज आपको दी हुई है गिवन है उसको देखना है। साइन थीटा इक्वल टू क्या है, 4/5। अगर आप इसको देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू 4/5। साइन थीटा किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, लंब और कर्ण का। तो यहाँ पर 4 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में यदि लंब 4 है और कर्ण 5 है तो बताओ आधार क्या हो जाएगा। डायरेक्ट आप ट्रिपलेट से बता सकते हो बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए हुए। ठीक है, यदि लंब 4 है कर्ण 5 है तो देखो ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जिसमें कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा 5 है और उनसे जो छोटी भुजाएं होंगी वो 4 है, तो आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ट्रिपलेट है हमने देखा था किस अनुपात में था, 3, 4, 5 के अनुपात, जिसमें कर्ण कितना आ रहा था दोस्तों, 5 आ रहा था, क्योंकि 5 सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर जो आधार होगा उसका भी पता लग गया है, कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू बता सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। tan थीटा होता क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब तो कितना है 4 और आधार कितना है 3 है। ठीक है, और क्या है दोस्तों, cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है दोस्तों 5 है। इसी प्रकार से sec थीटा। sec थीटा के बारे में आप बता सकते हो, sec थीटा जो होता है वो cos का क्या होता है, रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो cos को आप रिवर्स कर दो, 3/5 का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से cot थीटा की अगर वैल्यू पूछे तो cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का रिवर्स होता है। tan थीटा क्या है 4/3, तो इसका रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3/4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है कि cot थीटा क्या होगा, sec थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होगा या फिर tan थीटा क्या होगा, या फिर इस प्रकार से इक्वेशन बना के दे देंगे कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है,
तो यहाँ पर सभी की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो। तो किस प्रकार से निकालोगे इसका आंसर? तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 4 इंटू टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या है 4/3 माइनस 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों 3/5, तो यहाँ लिख दिया आपने 3/5 डिवाइड बाई सेक थीटा, सेक थीटा की यहाँ पर वैल्यू है 5/3 प्लस 4 कोट थीटा, 4 इंटू कोट थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों 3/4 है। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से आंसर आएगा? अगर इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ होता है 4 गुना 4 16/3 माइनस यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू केवल 3 बचेगी, डिवाइड बाय 5/3 प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा केवल 3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, इसको अगर सोल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर के, 3 गुना 3 9 होगा, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी 7/3 डिवाइड बटे में इसको सोल्व करते हैं, 3 गुना 3 9, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 14 और बटे में क्या है 3 हो जाएगा। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या होगी 7/14 यानी कि 1/2 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको 7 से कैंसिल करोगे तो आपका आंसर जो मिलेगा वो क्या होगा 1/2 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन कोस टेन सेक कोसेक के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको यदि ये पता रहेगा कि साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक में से कौन सा किन दो भुजाओं का अनुपात है, तो बाकी की भुजाएं आप अपने आप पता कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने है, यदि cos A इक्वल टू 5/13 तो cosec A डिवाइड बाई cos A प्लस cosec A की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है इसको देखते हैं। यहाँ पर कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशो है cos A, और अपन जानते हैं cos A यानी कि cos थीटा किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, आधार और कर्ण का। ठीक है, तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, तो 5 तो हो गया आपका आधार, और 13 क्या हो गया दोस्तों आपका कर्ण हो गया। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अब आपको ये पता करना है आधार और कर्ण पता चल गया तो लंब क्या होगा। तो 5 और 13 कौन से पाइथागोरस ट्रिक में आते हैं, 5 12 और 13 जो पाइथागोरस ट्रिक होता है इसके अनुसार आते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरी भुजा होगी कौन सी हो जाएगी दोस्तों 12 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 क्या है आधार है और 13 क्या है दोस्तों कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों भुजाओं के बारे में अगर पता चल गया तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू बता सकते हो। कोसेक के किस त्रिकोणमितीय अनुपात पर रिवर्स होता है साइन का, तो आप साइन के बारे में पता कर सकते हो। साइन ए की वैल्यू क्या होगी दोस्तों लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब क्या है 12 है और कर्ण क्या है 13, और साइन ए की वैल्यू यदि 12/13 है तो इसका रिवर्स करेंगे तो कोसेक ए की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी 13/12 मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो। कोसेक ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 13/12 डिवाइड बाई कोस ए, कोस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5/13 प्लस कोसेक ए, कोसेक ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 13/12। यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ वैल्यू मिलेगी 13/12 डिवाइड बाय, यदि आप इनका एलसीएम लेते हो तो एलसीएम क्या होगा दोस्तों 12 गुणा 13 156, यदि इनका एलसीएम आप कितना लेते हो दोस्तों 156, और 13 का डिवाइड करते हो 156 में तो 12 मिलेगा, तो 12 पंजे ये तो हो जाएगा 60, और 13 गुणा 13 169, तो यहाँ कर सकते हो 60 प्लस 169। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप इसको 12 से डिवाइड कर सकते हो, 12 से डिवाइड करोगे तो यहाँ वैल्यू मिलेगी 13, और जो बटे में 13 है ऊपर जाएगी तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 13 गुना कितना हो जाएगा ऊपर 13 और बटे में कितना हो जाएगा 60 प्लस 169। ठीक है दोस्तों, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, और 60 को 169 से ऐड करोगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 229। ठीक है दोस्तों 229, तो आपका जो आंसर है 169/229, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन ए इक्वल टू 1/3, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू 1/3 है, तो यहाँ पर अगर आप कोई
ट्रेंगल बनाते हो, राइट एंगल ट्रेंगल, जहां पर ए कोई थीटा है, मान लेते ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पर थीटा क्या है, ए मान लिया, ठीक है। साइन क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 3, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब 1 और कर्ण कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर तीसरी भुजा क्या होगी, इसमें कोई भी ट्रिपलेट नहीं लग रहा, क्योंकि कोई भी ऐसा ट्रिपलेट नहीं है जिसमें भुजा 1 हो, ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय ही लगाओगे। तो यहाँ पर तीसरी भुजा किस प्रकार से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो आधार होगा उसको किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, उसका क्या कर देंगे रूट, तो कर्ण का स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 1 रूट 8 हो जाएगा, ठीक है। रूट 8 को आप लिख सकते हो दोस्तों 2√2, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब देखिए इसमें जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। कोस ए की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, कोस ए क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यहाँ पर आधार क्या है दोस्तों 2√2, कर्ण क्या है दोस्तों 3 इंटू कोसेक ए, कोसेक किसका रिवर्स होता है साइन का, तो साइन का रिवर्स 3/1 हो जाएगा 1/3 का, प्लस tan ए, tan ए इन दो भुजाओं का अनुपात होता है लंब और आधार का, तो यहाँ पर लंब कितना है 1 है और आधार कितना है 2√2 है, इंटू sec ए, sec ए किस त्रिकोणमिति अनुपात का रिवर्स होता है कोस का, कोस की वैल्यू है 2√2/3, इसका रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा 3/2√2 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 2√2 बचेगा, यहाँ पर 3/2√2 इंटू 2√2 स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर यदि इनका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर यदि 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा आपको 8, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है कितना हो जाएगा 2√2 प्लस 3/8, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3 हो तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है tan थीटा इक्वल टू 4/3, दोस्तों आप जानते हो tan थीटा होता क्या है, tan थीटा को अगर लिखते हैं तो क्या होता है दोस्तों sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है, ये क्या होता है tan थीटा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों 4/3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप sin थीटा को क्या मान लो दोस्तों 4 मान लो और cos थीटा को क्या मान लो दोस्तों 3 मान लो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि sin थीटा को आप 4 मान सकते हो, cos थीटा को आप 3 मान सकते हो, होता नहीं है, क्योंकि sin और cos दोनों की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, जबकि 3 और 4 ये जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है, ठीक है। बट अपने को आंसर निकालने के लिए केवल इनको वैल्यू अज्यूम कर लेनी है, ठीक है दोस्तों, वरना आपको क्या करना है कि tan थीटा होता क्या है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लंब 4 होगा आधार 3 होगा और कर्ण कितना मिलेगा दोस्तों, अगर कर्ण फाइंड करोगे तो मिलेगा आपको 5, ठीक है। तो यहाँ पर 4 जो है क्या होगा लंब और 3 जो होगा वो क्या होगा आधार होगा, ठीक है। इस कंसेप्ट से आपको करना पड़ेगा, वरना आप डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए sin थीटा को आप 4 मान सकते हो, cos थीटा को आप 3 मान सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। किस प्रकार से आएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देते 3 इंटू sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू अपन ने क्या मान ली दोस्तों 4 प्लस 2 इंटू cos थीटा की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइड बाई 3 sin थीटा 3 इंटू 4 माइनस 2 cos थीटा यानी कि 2 इंटू 3, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 इंटू 4 12 प्लस 2 इंटू 3 6 डिवाइड बाय 3 इंटू 4 12 माइनस 6, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। 12 प्लस 6 कितना होता है दोस्तों 18 है, 12 माइनस 6 करोगे तो 6 मिलेगा, 6 से डिवाइड करोगे 18 को तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का कितना आंसर आ रहा है दोस्तों 3 आ रहा है, ठीक है। और अगर आप इनकी वैल्यू फाइंड करते हो sin थीटा की cos थीटा की लंब आधार और कर्ण मान करके तो भी आपका आंसर वही आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि 2 cot थीटा इक्वल टू 3 तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें भी आपको करना क्या है कि यहाँ पर 2 cot थीटा है
तो इसमें 2 को अगर आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये बटे में चल जाएगी, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब क्या है, cot थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3/2 लिख सकते हो। cot थीटा क्या होता है दोस्तों, tan का रिवर्स होता है, ठीक है। तो tan का रिवर्स करोगे यानी sin बटा cos का रिवर्स करोगे तो क्या मिलेगा, cos थीटा बटे sin थीटा। तो इसमें भी क्या कर सकते हो आप, cos थीटा को 3 मान सकते हो और sin थीटा को 2 मान सकते हो, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू cos थीटा की वैल्यू कितनी है 3, माइनस sin थीटा की वैल्यू 2, डिवाइड बाई 2 cos थीटा, 2 इंटू 3 माइनस सॉरी प्लस sin थीटा, यहाँ आ जाएगा 2। इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 2 4, यहाँ पर 2 इंटू 3 6 प्लस 2 8, 4/8। इसको सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भाई, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, यदि tan a इक्वल टू 2 हो तो sec a इंटू साइन ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए tan a की वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी है, कि tan a को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, लंब बटे आधार, और 2 को क्या लिख सकते हो, 2/a, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों भुजाएं आ चुकी हैं, इन सबके मान निकाल लो और आप इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। या फिर सेकंड तरीका जो अभी मैंने आपको बताया था, tan a क्या होता है दोस्तों, साइन बटा cos, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2/1। तो इसमें क्या करना है आपको, कि साइन a को क्या मान सकते हो आप, 2 मान सकते हो, और cos a को क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो। दोस्तों ये वाला जो मेथड है वो मान सकते हो, अज्यूम कर सकते हो, बट मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग ये वाला तरीका बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। बट आंसर आपके बिल्कुल सही आएंगे और इसमें टाइम भी कम लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। sec a क्या होगा दोस्तों, sec किसका sec किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है, cos का। और cos की वैल्यू क्या माना है, 1 माना है, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो 1 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या मान लिया अपन ने 2, प्लस tan स्क्वायर ए, tan की वैल्यू 2 है तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4, माइनस कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन की वैल्यू 2 है तो कोसेक ए की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख दिया 1/2, ठीक है दोस्तों। इसको सोल्व करते हैं, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 4 6 माइनस 1/2, ठीक है। तो इसको अगर सोल्व करेंगे 6 माइनस 1/2 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11/2, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब आपके पास यहाँ पर तीनों भुजाएं
जब आपके पास यहाँ पर तीनों भुजाओं की वैल्यू आ चुकी है तो आप इनको फाइंड कर सकते हो, सेक, साइन, टेन और कोसेक। टेन की वैल्यू यहाँ पर दी गई है ऑलरेडी, तो यहाँ बता सकते हो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। साइन क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण। यहाँ पर लंब क्या है 2 है, कर्ण कितना है √5 है। ठीक है। कोस, अगर कोस की वैल्यू फाइंड करते हो तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है दोस्तों 1 है और कर्ण कितना है √5 है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। सेक ए, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है कोस का। कोस का वैल्यू कितना है 1/√5, तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना होगा √5/1 इंटू साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या है दोस्तों 2/√5 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन ए की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस कोसेक ए। कोसेक ए किसका रिवर्स होता है साइन का, तो साइन का रिवर्स करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी √5/2। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व कर लेते हैं। √5 से √5 कैंसिल, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 + 4 माइनस √5/2। और अगर आप इसको सोल्व करते हो 2 + 4 6 माइनस √5/2, इसका एलसीएम लेते हो 6 × 2 12 माइनस √5/2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है tan a = √2 - 1, तो sin a × cos a की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हो tan a क्या होता है, लंब बटे आधार, कितना दे रखा है दोस्तों √2 - 1/1 कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ लंब की वैल्यू ये है और आधार की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर आप कर्ण की वैल्यू फाइंड कर सकते हो दोस्तों। कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट, यानी कि √2 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से कर्ण को फाइंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। यदि कोई ट्रिपलेट बनता 3 4 5 5 12 13, तो इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते थे, बट यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो आपको कर्ण फाइंड करना पड़ेगा। और इसकी वैल्यू किस प्रकार से निकालोगे, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर 2 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू √2 इंटू 1 को नहीं लिखे, 1 को मत लिखो, प्लस 1। ठीक है, यहाँ अगर इसको सोल्व करते हो 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो वैल्यू आ गई 4 - 2√2, और इसका भी क्या है दोस्तों √2 है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण की वैल्यू आ चुकी है, लंब की वैल्यू है और आधार की वैल्यू है, तो साइन ए की वैल्यू बता सकते हो। साइन ए क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है √2 - 1 डिवाइड बाई कर्ण कितना है दोस्तों यहाँ पर √4 - 2√2। ठीक है, इंटू कोस ए। कोस ए की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है दोस्तों 1 और कर्ण कितना है सेम 4 - 2√2। ठीक है दोस्तों, √2 - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर √2 - 1 ही होगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार से ये दो संख्याएं, इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होगा तो यहाँ इनका रूट हट जाएगा, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4 - 2√2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।